नोट कर दिए हैं तो सर आएंगे तो हार्ड कॉपी का कब मिलेगा? मॉड्यूल नहीं देखी मॉड्यूल मतलब देते हैं हमारी बात नहीं आ रही है मेन सेंटर प्रॉब्लम है वो वहाँ पे पूरे देखा गया है या फिर वो आइडिया नहीं है टेलीग्राम पे तो आया हुआ देखे ना ढोपा आया हुआ वो लेक्चर के लास्ट पेज में। हाँ अगेन बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई जोश पूरा है और गर्मी में भी जोश है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये मेंटेन करके रखना है। मैंने बताया परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस साल, ठीक है। परिस्थितियां अप भी होंगी, परिस्थितियां डाउन भी होंगी, ठीक है, पर जोश आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम होगा तब तक। क्लियर है बिल्कुल? तो बस यही मेंटेन रखना है। हमारी 2 क्लासेस हो चुके थे पर एक गैप आया तो मैं अगेन से रिवीजन कराऊंगा। ये देखो यार क्या है, ठीक है। हाँ तो जोश अपना कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से अप एंड डाउन आएंगे, वो अलर्ट तुम भी रहो यार, हम भी अलर्ट हैं, ठीक है। अप एंड डाउन तुम्हारी उसमें भी आने हैं, हमारे उसमें भी आने हैं। तुम भी रूम लेके रह रहे हो, हम भी रूम लेके ही रहेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो स्ट्रगल तुम्हें फेस करने हैं, वही स्ट्रगल हमें फेस करने हैं। तुम्हें भी बाहर का खाना खाना है, हमें भी बाहर का खाना खाना है, ठीक है, पर अवेयर रहना है, ठीक है। हेल्थ मेनली फोकस करनी है, हेल्थ गड़बड़ मत होने देना। कंटेंट और सब्जेक्ट की गारंटी हमारी। क्लियर बिल्कुल? हाँ अब नीट का एग्जाम होना था वो हो चुका है। अब धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर आएगी और पूरे जोश में आएगी, ठीक है। सारे लोग कंटिन्यूटी से आपको यहां मिलने वाले हैं, कहीं कोई इफ एंड बट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। क्लियर है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास है? ओके मेरा पहला क्लास है ना, हाँ। चलो अभी एक चैप्टर चल रहा था ब्रीद इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ये चैप्टर दोबारा फिर से होगा। हाँ एक बार होगा, मैं बता दूं, ठीक है। ये लगभग 13 या 15 तारीख से एक बार रिपीट होगा चैप्टर। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हारा रिवीजन होगा, साथ में तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इस चैप्टर के लिए 5 क्लासेस अलॉटेड हैं, तो वहां वो 5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और नए बच्चों का ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से होगा। क्लियर है? केमिस्ट्री में जो सर पढ़ा रहे हैं वो उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो पढ़ा रहे हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? और उसका पूरा जो आपका प्लानर मिलेगा, उस प्लानर के अकॉर्डिंग हर चीज प्रॉपर तरीके से फॉलो होगी। एक बार नए बच्चों को मैं छोड़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन पुराने बच्चों को कितना याद है, कितने पानी में है। 2 लेक्चर ले लिए ना मैं, अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बेटा
कौन है भाई, किसको नहीं आ रहा? मैं माइक हटा दूंगा तब भी आवाज कोने तक जाएगी, पीछे तक। पीछे से आवाज आ रहा है? अब बताओ आ रहा है क्या? अब ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, हो सकता है इसकी वजह से हो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं आपसे लास्ट लेक्चर के। ठीक है, देखते हैं कौन कितने पानी में। ठीक है, हाँ बेटा तुझसे स्टार्ट करूं? हाँ या ना? अरे बिंदास होके बोला कर हाँ सर। ठीक है, ऐसे बोला करो एकदम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके लिए यूज करते हैं? कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन को इंक्लूड करते हैं? पल्मोनरी क्या है ये? लंग्स। पल्मोनरी किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। अचानक से जब होता है ना तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बड़े बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तुम तो तैयार हो ना एकदम? ब्रेनकियल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? ब्रेनकियल रेस्पिरेशन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज करेंगे ब्रेनकियल रेस्पिरेशन में? हाँ, ब्रेनकियल रेस्पिरेशन में किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूटिलाइज करते हैं? गिल्स। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर यार, बहुत बढ़िया। हाँ सबसे पीछे बेटा, अगर हम टर्म यूज करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज करोगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर एकदम। ठीक है, हाँ बेटा कोने में एकदम अलर्ट। ठीक है, अगर मैं टर्म यूज करता हूं वेस्कुलराइज्ड बैग, मतलब क्या है? वेस्कुलराइज्ड बैग, लंग्स। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत सही बहुत सही। अगर मैं टर्म यूज करता हूं वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसके लिए टर्म यूज करेंगे? स्ट्रक्चर आ गया गिल्स और बैग आ गया तो लंग्स। ठीक है यार एकदम, ठीक है, ध्यान से सुनना और रिस्पॉन्स भी देना। ठीक है बेटा बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं टर्म यूज करता हूं ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलेगा? पहले हाथ उठाओ, किसको पता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन? किसको पता है? बहुत बढ़िया, कॉकरोच। बहुत सही। ठीक है, अगर हम टर्म यूज करते हैं बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन, कहां पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन बॉडी के किस पार्ट में होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं, चलो बैठो कोई नहीं। ठीक है, हाँ बेटा पीछे टिश्यू। बहुत बढ़िया, टिश्यू। बहुत बढ़िया। देखो पहला क्लास है और ऐसे ही क्वेश्चंस की बौछार होगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नॉन स्टॉप। तो तुम्हें एकदम अलर्ट रहना है हर क्लास के अंदर। कभी भी सर क्या कर सकते हैं? नॉन स्टॉप बौछार कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो आपको समझ रहे हो ना, अलर्ट रहना है और फटाफट रिस्पॉन्स देने से आपके ब्रेन की थोड़ी सी कैपेसिटी तेज होगी। समझे नहीं समझे? यस या नो? ठीक है, चलो बेटा एक एक दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे। अगर हम टर्म यूज करते हैं बेटा, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर, अगर मैं कहूं थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए वेंट्रल साइड पर कौन होता है? वेंट्रल साइड पर स्टर्नम। डॉर्सल साइड पर कौन होता है? वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल साइड पर कौन होगा? लोअर साइड पर कौन होगा? डायफ्राम। डायफ्राम का नॉर्मल शेप क्या होता है? डोम शेप। बहुत बढ़िया, सुपर। अगर हम टर्म यूज करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करना, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं टर्म यूज करता हूं यूनिट ऑफ लंग्स, किसको बोलोगे? नंबर ऑफ एल्वुलाई इन बोथ लंग्स 300 मिलियन। ये भूलना नहीं है आपको, क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं प्लांट और एनिमल के अंदर, फिजिकल प्रोसेस में अंतर होता है या केमिकल प्रोसेस में? फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिजिकल प्रोसेस के अंदर। इसमें कोई डाउट? एकदम सेट है ना? अच्छा, फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस बताया था मैंने, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, जो एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकती है, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। अच्छा, केमिकल प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है? लिबरेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब फूड में प्रोटीन भी हो सकता है, फूड में फैट भी हो सकता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, उसको ब्रेक करना, ऑक्सीडाइज करना, ये मेन पर्पस है इसका। यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है पुराने बच्चों को? चलो, इसके बाद हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें और बताई थी। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई बताया था, याद हो लास्ट लेक्चर में? अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई, तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितने होते हैं? जहां से
3। थिकनेस कितनी होती है डिफ्यूजन लेयर की? लेस देन 1 mm। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरी बॉडी में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्या पार्शियल प्रेशर का डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पर इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, पार्शियल प्रेशर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनवर्सली? डायरेक्टली। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो इनवर्सली। अच्छा, किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन ऑफ? थिकनेस, क्योंकि थिकनेस अगर बढ़ेगी तो डिफ्यूजन, ये ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी चीज की थिकनेस बढ़ाओगे तो वहां से विसरण, डिफ्यूजन कम होगा। इसमें कोई डाउट? एकदम सेट है ना? चलो, ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हमने एक टर्म यूज किया था, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, 2 जोन में हमने डिवाइड किया था। अगर रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं तो किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं? स्क्वैमस, बिल्कुल फ्लैट चपटे स्क्वैमस रेस्पिरेटरी जोन में। अच्छा, कंडक्टिंग जोन में सिलिएटेड होते हैं, नॉन सिलिएटेड? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक कोई डाउट? और कोल्यूमनार, बहुत सही, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अगर हम बात करते हैं सी शेप हाइलीन कार्टिलेज, ये रेस्पिरेटरी जोन में मिलते हैं, कंडक्टिंग जोन में मिलते हैं? कंडक्टिंग जोन में इनिशियल ब्रोंकियोल तक मिलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक मिलते हैं? इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल में। यहां तक कोई डाउट? एकदम सेट है ना? चलो, अच्छा, अगर हम बात करते हैं सी शेप हाइलीन कार्टिलेज, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रली? डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि पीछे ईसोफेगस होती है। वेंट्रली कंप्लीट होते हैं, आगे से पूरी पूरी सी शेप बनी होती है। यहां तक कोई डाउट? ये दिमाग में रखोगे सारा का सारा? चलो, यहां तक क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेकिया आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड होती है, किस वर्टिब्रल कॉलम से? T5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिकल कॉलम से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, बाइफर्केट होती है, T5 रीजन, ये नहीं भूलना है। 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से 2 पार्ट में। यहां तक कोई डाउट? अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि स्पॉन्जिस में किस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन। याद आया? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में किस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस, पहले आप बोलोगे बॉडी सरफेस से होता है, पर अगर वो फ्री लिविंग है, अगर वो एंडोपैरासाइट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, बॉडी सरफेस की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? हाँ, एस्केल्मंथेस से बात करते हैं तो वहां से बॉडी सरफेस से स्टार्ट हो गया था। क्लियर है बिल्कुल? ओके, यहां तक कोई डाउट? तो रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल, फिर हमने बात की थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वियोलाई तक का पूरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके एकदम ब्रेन में सेट। यहां तक कोई डाउट? आज चालू होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कराने से पहले मैं एक बार क्विकली, अरे वाह, रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं करा दूं रिवीजन, बस एक बार देखना था कौन कितने पानी में ये पढ़ के आए नहीं आए। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, जो नए बच्चे हैं वो फोकस करना। ठीक है, एक बार हाथ उठाओ, नए बच्चे कितने हैं? अच्छा, इधर इसी साइड है। अच्छा, उधर 1 2 3 इधर। ठीक है, देखो आज मैं रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, सुनना बस। ठीक है, रिटिन में प्रॉपर तरीके से इसकी एक क्लास होगी, प्रॉपर तरीके से, वो उसकी टेंशन नहीं करनी है आपको। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से मेरी गारंटी है एकदम सेट होके समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले बस आपको सुनना है। ठीक है, अरे चालू करो, हो गया? हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा, रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है। भाई, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दुनिया के अंदर क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यस या नो? और एनर्जी अगर चाहिए तो किसी फूड को ब्रेक करना पड़ेगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, प्रोटोजुआ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फंगस, कुछ भी, सबको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, यस या नो? और एनर्जी चाहिए अगर, तो उनको फूड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और फूड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा तो रेस्पिरेशन ही एकमात्र जरिया है जो कि फूड के ऑक्सीकरण या विघटन तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यस या नो? तो अगर फूड के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, और ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, प्रेजेंस में होगा तो क्या बोलेंगे इसको, और अनुपस्थिति में होगा तो, ये हम जानते हैं। कोई डाउट? चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये प्रक्रिया होती है, सब में सिमिलर होती है। अंतर सिर्फ एक प्रक्रिया का होता है, यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू के पास तक पहुंचाना,
जहां पर ऑक्सीकरण होगा, जहां पर फूड का ब्रेकडाउन होगा और टिश्यू से CO2 जो बनती है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में स्टोमेटा होते हैं, हाँ या ना? और तो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन आती है, CO2 जाती है, ऑक्सीजन आती है, CO2 जाती है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। कोई डाउट? प्लांट के केस में। अगर मैं एनिमल की बात करता हूं तो यहाँ और वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कॉकरोच उठा लो तो कॉकरोच के केस में नेटवर्क ऑफ टिब्यूल मिलता है, ट्रैकियल सिस्टम मिलता है, जहां से ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाती है और टिश्यू से CO2 बाहर जाती है। अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करता हूं तो जनरल बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, समझ रहे हो? जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में है, तो उनके पास एक ही जरिया है, गिल्स। तो गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। अंतर सिर्फ फिजिकल प्रोसेस में देखने को मिलता है, भौतिक प्रक्रिया में देखने को मिलता है। रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, समझ गए ना? तो फिजिकल का पर्पस इतना सा है, बस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वहां पहुंचा देना, वहां से वापस CO2 बाहर रिलीज कर देना। सेल के अंदर की मैकेनिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी, समझ रहे हो? कोई इसका अपवाद, एक्सेप्शनल केस है ही नहीं। अंतर इतना होगा कि एरोबिक करेगा या एनारोबिक करेगा। एरोबिक करेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट आग लगती है। आग जब ज्यादा लगेगी तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, आग कम लगेगी तो एनर्जी कम बनेगी। अब ज्यादा आग की बात करते हैं यानी 38 ATP, और 38 ATP बनता कैसे है सेलुलर रेस्पिरेशन में डिटेल में बताएंगे, क्लियर है? और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कितना एटीपी बनता है? ओनली 2 ATP बनता है, ठीक है? अंतर इतना है एरोबिक और एनारोबिक में कि एरोबिक के केस में H2O बनेगा, एनारोबिक के केस में H2O नहीं बनेगा, क्लियर? बिल्कुल। हाँ, एनारोबिक के केस में कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां CO2 भी नहीं बनता। कौन सी जगह होती है? मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है तो वहां CO2 भी नहीं बनता। हाँ, बॉडी के बाहर CO2 बन जाता है। यहां तक क्लियर था? कोई डाउट? ठीक है, नए बच्चों अटेंशन नहीं करनी है अभी, ठीक है? ये मैं कराऊंगा पूरा, चैप्टर ही कराऊंगा पूरा, ठीक है? और जैसे फिजिकल चालू हो गई तो फिजिकल भी जो चैप्टर चल रहा है ना वो दोबारा रिपीट होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, तुम्हारा रिवीजन होगा उसके अंदर, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें मिलेगी, तुम्हें क्वेश्चन लगाने, ठीक है? और तुम्हें टेस्ट के लिए, पहले टेस्ट के लिए सबको तैयार रहना है और ये कोशिश करना कि टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रखना, ठीक है? अभी पूरी लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें टेस्ट की, कब कब टेस्ट है, ठीक है? 14-15 के आसपास तुम्हें चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? क्योंकि उस समय पूरा एकदम प्रॉपर बैच अपना पास स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर टेस्ट का प्लानर मिल जाएगा। तो आपको तैयार रखना पड़ेगा अपने को, इस डेट को ये टेस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस टेस्ट को नीट के एग्जाम की तरह देना है, समझ रहे हो ना? इस बार नीट का एग्जाम देखा होगा, जियोलॉजी पूरी छपी थी, नहीं छपी थी? मैक्सिमम बच्चे पूरे में से पूरे लेकर के आए, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है? पूरा छपा है। लास्ट टाइम पे 10 मिनट का जो रिवीजन कराया था उसमें से भी मतलब 10 क्वेश्चन डायरेक्टली मिले हैं, मतलब जो पॉइंट बोले थे उसी से मिले। डू एंड डाई वाले से भी पूरे पॉइंट मिले नहीं मिले, ठीक है? ऐसी बॉटनी भी पूरी छपी मिली है, आप समझ रहे हो? फिजिक्स में भी बहुत बेहतर बच्चे करके आए, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड था, थोड़ा सा बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब ये कसम खा लो कि नीट के एग्जाम तक इतने बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि नीट में आने वाले क्वेश्चन लगेंगे यार 10 बार कर चुके हैं ये, तो समझ रहे हो ना? उसके लिए अब बस तुम तैयार रहना है, क्वेश्चन हम देंगे तुम्हें, लगभग 5 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? हाँ, वो अभी तुम्हें चीजें मिल जाएंगी, ठीक? क्वेश्चंस का तुम्हें मतलब पूरा गट्ठा मिल जाएगा, टेंशन मत करो, ठीक है? प्रॉपर तरीके से चैप्टर होता जाएगा। तुम्हें जितनी भी किताबें चल रही हैं इंडिया की, सबकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? तुम जितना ज्यादा लगा सकते हो वहां से लगाओगे, बाद बाकी की चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट हम लेंगे, ठीक है? उससे आपको चीजें मिलेंगी। यानी इतना कर लिया ना तो मुझे तो नहीं लगता, नीट तो बहुत छोटा लेवल हो गया, तुम कोई भी एग्जाम फोड़ दोगे, मतलब ओलंपियाड में भी जाओगे तो कर लोगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? बस। हाँ बेटा, क्या बढ़ रहा है? ऐसा लग रहा है क्या? हेलो हेलो, हाँ, माइक प्रॉब्लम है, स्पीकर प्रॉब्लम है? अब बताओ, अब बताओ, पहले बेटर है? हाँ ठीक है, चलो ऐसे रखते हैं, है ना? तो यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो अब मैं थोड़ा सा इतना समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है? रेस्पिरेशन के बाद हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मैंने बताया था कि अगर पॉरीफेरा, शुरू के जो जीव थे, एनिमल थे, वो अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करते थे। जैसे पॉरीफेरा की बात कर लो, स्पॉन्जेस की बात कर लो, सिलेंट्रेटा की बात कर लो, टीनोफोरा की बात कर लो, ठीक है? प्लेटीएल्मंथीज में प्लेनेरिया की बात कर लो, ठीक है? ये अपनी बॉडी सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन, जिसको विसरण टर्म यूज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने आप ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज कर लेते थे।
जैसे आगे बढ़ते हैं, एस्केलमंथीस के अंदर राउंड वॉर्म, ये अंतः परजीवी यानी एंडोपैरासाइट थे, इनके केस में कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कौन आएंगे, एनीलिडा, अर्थवॉर्म जैसे मान लो, तो अर्थवॉर्म में एक जो स्किन थी ना, उस पर एक खास प्रकार की प्रोटीन होती है, समझ रहे हो, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक मॉइस्चराइज लेयर बन जाती है, इसको मॉइस्ट क्यूटिकल बोलते हैं, समझ रहे हो। तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग की बात की जाए तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। उसके बाद अगर ऑर्थोपोडा में बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा के अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कॉकरोच है, तो कॉकरोच में ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक नलिकाओं का जाल है, जो पिछली क्लास में डायग्राम बना के समझाया था, उस जाल के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, जो एक्वेटिक ऑर्थोपोडा हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनमें गिल्स देखने को मिलते हैं। और गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और आगे बढ़ जाओ, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती पर रहने वाले जीव। तो धरती पर रहने वाले जो जीव होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं, इसको पल्मोनरी मतलब लंग्स। तो पल्मोनरी के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन, कोई डाउट, ठीक है। तो मैंने टर्म भी बताए थे, अगर वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर आए तो गिल्स की बात कर रहा है, वेस्कुलराइज बैग आए तो लंग्स की बात कर रहा है। लंग्स का मतलब है बैग, थैली, कोई डाउट। तो ये चीजें तो मेरे मतलब लास्ट तक ऐसे रट जाएंगी आपको, ठीक है। इतने बार मल्टीपल टाइम में हम बात डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, उठा उठा के पूछेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, एकदम अलर्ट रहना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो कसम खा के आए हो ना कि निकालना है इस बार, ठीक है। तो जब कसम खा के आए हो तो यार अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं कहीं से भी पीछे से, आगे से, इधर से, उधर से पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। अभी तो एक चैप्टर जब तक नहीं हो रहा तब तक तुम्हें छूट है, छोड़ रखा है, ठीक है, उसके बाद नहीं, समझ गया ना मेरी बात, हाँ, उसके बाद तो अलर्ट रहना पड़ेगा। चलो, इसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गर्दन से ऊपर वाला पार्ट बताया था, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं। नॉस्ट्रिल इंटरनल चैम्बर में खुलते हैं, एक नासा छिद्र के थ्रू इंटरनल चैम्बर, ठीक है। इंटरनल चैम्बर आपके फेरिंग्स में खुलता है इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू। फेरिंग्स एक कॉमन स्पेस होता है जिसमें एयर भी एंटर कर सकती है और फूड भी एंटर कर सकता है, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स का मतलब है जो एयर पाइप का शुरू का पार्ट होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, शुरू का जो पार्ट होगा, समझ रहे हो ना, लैरिंग्स बोलेंगे या साउंड बॉक्स बोलेंगे। हाँ, ये आगे जाकर के ट्रैकिया में डिवाइड होगा। ट्रैकिया की स्ट्रेट ट्यूब है, एक सीधी नली, जो आगे जाकर के दो पार्ट में बाइफरकेट हो रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। कौन? ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है तो कहां से डिवाइड होती है? T5, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। T5 का मतलब है आगे ट्रैकिया है तो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी, उसमें थोरेसिक 5वें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिकल कॉलम होता है 5वें नंबर का, उसके सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है। जो दो ब्रांच होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई या ब्रोनकस भी बोल सकते हो, ब्रोनकाई या ब्रोनकस, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, तो ब्रोनकाई ब्रोनकस से दो पार्ट में डिवाइड होती है। T5 पूछेगा वो। अब जो ब्रोनकाई होते हैं एक नहीं होते, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शरी भी होते हैं। और जैसे जैसे डिवाइड ट्रैकिया है इसका डायमीटर ज्यादा है, अब ब्रोनकाई का डायमीटर उससे कम होगा, उससे कम होगा, प्राइमरी सेकेंडरी का डायमीटर और कम होगा, टर्शरी का डायमीटर और कम होगा। जैसे मानो एक प्लांट है और प्लांट की ब्रांचेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी उसका डायमीटर कम होता जाएगा। सेम वही चीज यहां पर होती जा रही है, कंटिन्यू डायमीटर कम होता जा रहा है। कोई डाउट? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई होती है, इनिशियल टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं और छोटे ब्रांच, और लास्ट में जाकर के प्लांट के अंदर जैसे लीव्स लगे होते हैं तो यहां पर एल्वुलर सैक होते हैं जिनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। आई? ठीक है, एल्वियोलाई तक तो आ गई, कोई डाउट है? एकदम क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो जोन में डिवाइड किया था, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब है वो भाग जो सिर्फ एयर का कंडक्शन कर रहा है, उसका फ्लो करा रहा है, वहां से कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहां से नहीं हो रहा। कोई डाउट? अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर बहुत थिक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशली सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। कॉल्यूमनार मतलब कॉलम शेप, काफी थिक होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। और कंडक्टिंग जोन की बात आती है रेस्पिरेटरी जोन, वहां बहुत थिन एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जिसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम?
भाई रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि वहां डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। कोई डाउट? यहां तक सेट है ना एकदम? ठीक है। फिर भाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है क्योंकि वहां सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। यहां तक क्लियर था? तो कंडक्टिंग जोन क्लियर, रेस्पिरेटरी जोन क्लियर। कंडक्टिंग जोन के 4 फंक्शन बताए थे। एक तो कंडक्शन ऑफ एयर, भाई नॉस्ट्रल से रेस्पिरेटरी जोन तक कंडक्शन ऑफ एयर। दूसरा क्या हो रहा है इससे, भाई सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं, यानी जो भी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं उसको बाहर करते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, दूसरा ये काम क्लियर हो गया। तीसरा मैंने बताया था इसके अंदर, कंडक्टिंग जोन के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन। देखोगे जब अंदर से एयर बाहर आती है ना तो मॉइस्चराइज होती है, बाहर से एयर अंदर जाती है तो ड्राई होती है गर्मियों के टाइम पर। नहीं आया क्या? तो मॉइस्चर आई कहां से? क्योंकि कंडक्टिंग जोन में म्यूकस की एक लेयर है। म्यूकस एक श्लेष्मा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी एक लेयर है। जब उस लेयर के ऊपर से एयर, ड्राई एयर जाती है तो उससे मॉइस्चर उसमें इनबिल्ड हो जाती है, तभी तो अंदर से बाहर निकालोगे तो मॉइस्चराइज एयर होगी। यानी एक तरीके से एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है कंडक्टिंग जोन। अच्छा, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर अगर ब्लड में चला गया तो आपके ब्लड के अंदर मिलने वाले एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज भाई प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंजाइम, और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं यानी टेम्परेचर के लिए संवेदनशील होते हैं। अगर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वाली एयर अंदर जाएगी तो एंजाइम कार्य करना बंद कर देंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। इट इज अ डेंजरस कंडीशन। कोई डाउट? तो नेचर ने कंडक्टिंग जोन बनाई जो कि इस कंडक्टिंग एयर को बॉडी के तापमान या टेम्परेचर के इक्वल करने का काम करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बाहर टेम्परेचर नेगेटिव हो, माइनस में हो या बहुत हाई हो, पर अंदर जाते जाते इसकी एयर हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल या समान हो जाती है, जो बहुत नेसेसरी है जिंदगी जीने के लिए। आई या नहीं आई? तो ये काम था इसका। यहां तक कोई डाउट था? रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम होता है, ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्लियर था? बिल्कुल। फिर फाइनली हम स्ट्रक्चर पर आ गए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई, 3 लेयर मैंने बताए थे, ठीक है। एक तो एल्वुलाई की खुद की अपनी लेयर है, ठीक है, एंड भाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बोलोगे, और हर एपिथेलियल टिश्यू एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आस्तरित होते हैं या रखे होते हैं, ठीक है, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके चारों तरफ क्या है? डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जो अगेन किससे मिलकर बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस। क्या बोलेंगे इसको? एंडोथेलियम। यहां तक कोई डाउट? एकदम सेट है ना? चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई तक हमारे क्लियर था। फिर बताया था लंग्स हमारे एक चैम्बर में होते हैं, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। इस चैम्बर को बनाने के लिए आगे क्या होता है? स्टर्नम। पीछे क्या होता है? लेटरल साइड पर क्या होते हैं? और नीचे की साइड में क्या होता है? डोम शेप डायफ्राम, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर बनाता है। इस चैम्बर के अंदर लंग्स होते हैं। यही एयर टाइट चैम्बर अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है, घटाता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है, घटाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। उसको भरने के लिए बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंदर की एयर, यानी एयर का आना और जाना इसके वॉल्यूम पर निर्भर करता है। नहीं आया क्या? और वॉल्यूम के बढ़ने घटने की वजह से प्रेशर में अंतर आता है, और प्रेशर की वजह से ही आप इस प्रक्रिया को कर पाते हो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। क्लियर है? बिल्कुल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। करते हैं स्टार्ट। चलो, अब नए बच्चों को समझ में यहां से आ जाएगा। इतना वाला पार्ट मैं करा दूंगा आपको, इतना का पूरा चैप्टर ही होगा, ठीक है, पर फिर भी नए बच्चों को मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये सोच के पढ़ना कि यहां से चालू हो रहा है, ठीक है, रिवीजन पूरा होगा पर यहां से चालू हो रहा है, ठीक है, पूरा दिमाग लगा देना कि मैं पूछूंगा मैं, ये सिलसिला पर डे चलेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात कर रहा हूं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर ध्यान रखना है भाई, ब्रीथिंग है क्या? भाई कहते हैं इसको वेंटिलेशन भी टर्म यूज करते हैं, बताया था ना मैंने, बाहर की एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना। भाई एयर बाहर से अंदर क्यों आएगी? क्योंकि अंदर प्रेशर कम है। एयर अंदर से बाहर क्यों जाएगी? समझ रहे हो? अगर आप अंदर का प्रेशर बढ़ा, भाई बाहर के प्रेशर को तुम चेंज कर सकते हो क्या? अंदर के प्रेशर को तो चेंज कर सकते हो ना। भाई अंदर के प्रेशर को चेंज करने के वॉल्यूम को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, और वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए 2 प्रकार के मसल्स हैं आपके पास। एक तो इंटरकोस्टल मसल्स,
इंटर, इंटर मतलब बीच में, कॉस्टल मतलब पसलियां, रिप्स, रिप्स के बीच मिलने वाले मसल्स इनको इंटर कॉस्टल मसल्स बोलते हैं। रिप्स के बीच में दिख रहे हैं आपको, इंटर कॉस्टल मसल्स बोलते हैं जो रिप्स के बीच में होते हैं। एक तो ये काम करेंगे इसके अंदर, और एक डायफ्राम के मसल्स, डायफ्राम डॉम शेप, एक डायफ्राम होता है, डॉम शेप होता है, नीचे की साइड में होता है ऐसे डॉम शेप डायफ्राम, ठीक है। तो इन डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के निरंतर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, निरंतर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है। कोई डाउट? तो एक्चुअल में आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन है क्या, आप बोलोगे ठीक है, रेस्पिरेशन तो बहुत एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर अगर मैं ब्रीथिंग की बात करता हूं तो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स, स्पेशली हम यूज कर रहे हैं डायफ्राम मसल्स, जिसको फ्रीनिक मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि डायफ्राम को फ्रीनिक टर्म भी यूज करते हैं। और दूसरा इंटरकोस्टल, भाई डायफ्राम तो समझ में आ गया, ठीक है, ये भी स्केलेटल मसल्स ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है, डॉम शेप होते हैं, डॉम शेप का मतलब गुम्मद आकार, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, जैसे मानो लेयर्स हैं, जो एक पीछे लेयर दिख रही है ना, उसके आगे एक लेयर दिख रही है, इसमें इस वाली मसल्स को तो भूल जाओ, जो एमबीएस में पढ़ोगे इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे इस मसल से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, इस वाली मसल से, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से फोकस करोगे, यही दो लिखोगे अपनी नोट्सों के अंदर, ठीक है। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सबसे बाहर होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करते हैं ना, तो सबसे जो बाहर दिख रहे हैं आपको, सबसे आउटर, ये वाले, ये सबसे आउटर दिख रहे हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अगर मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं, जिसके अंदर होते हैं ये वाले, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना, ये इसके नीचे की लेयर होगी, जो नीचे वाली लेयर है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की है, ऊपर वाली लेयर जो दिख रही है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब, ये समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे मानो ये एक लेयर है बाहर वाली, इसके पीछे एक लेयर और है अंदर वाली, तो कट करके मैं दिखा रहा हूं, तो एक लेयर बाहर वाली दिखा दी मैंने, उसके पीछे एक लेयर और दिखा दी मैंने, ठीक है। इन दो लेयर का मेन रोल होता है, मेन रोल, समझ रहे हो? अब नाम है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर, जो एक्सटर्नल का मतलब है जो रिप्स को ऊपर उठाएगा, ये ऊपर उठाया, एक्सटर्नल का मतलब ऊपर उठा दिया, रिलैक्स कर दो। एक्सटर्नल का मतलब रिप्स को ऊपर उठा दिया, समझ रहे हो, रिलैक्स कर दो। अब समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जैसे जैसे मानो कोई बाल्टी रखी है यहां पर, क्या कोई नहीं, ठीक है, हैंडल वाला कुछ है तुम्हारे पास क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए बाहर की बाल्टी दिख रही है, पर कहीं क्या साफ सुथरी हो, बस ध्यान रखियो, ठीक है। वो पेंट वाली भी चलेगी, उसमें हैंडल लगाओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है भाई, ह्यूमन बॉडी है, आगे क्या हमारा स्टर्नम, पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मैं कुछ मॉडल भी मंगा रहा हूँ, चीजें मंगा रहा हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा पर सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कंकाल भी मंगा लेता हूँ मैं, ठीक है, उसको ऑर्डर नहीं किया अभी मैंने, ठीक है, हाँ, पूरा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें मंगा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जहां जहां जरूरत होगी, ठीक है, वहां वहां हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से चीजें समझाएंगे। एलाइजा किट भी मंगा रहा हूं मैं, रियल वाली एलाइजा किट, एलाइजा टेस्ट लगाते हैं ना, एलाइजा बायोटेक में पढ़ोगे, हाँ, उसकी किट भी मंगा ले रहे हैं, ठीक है। तो एंटीजन कोटेड भी और एंटीबॉडी कोटेड भी, तो मैं एकदम पूरा करके दिखा दूंगा एलाइजा होता कैसे है, समझ गए ना? जो जो चीजें हो सकती हैं क्लास के अंदर, वो सारा एकदम, क्योंकि एक बार तुम देख लेते हो ना, तो वो शायद परमानेंट चला जाता है ब्रेन के अंदर, फिर तुम भूलोगे नहीं कभी उसको, ठीक है। मतलब वो, मतलब क्या चीज, हाँ, बीएमएस हो जाएगा, ठीक है। तो वो करने वाले हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा चीजें, मतलब देखो चीजें बन रही हैं, चीजें आती जाएंगी और चीजें एड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। बड़ा टाइम लगा दिया इसमें तो, अरे भाई आजा, अच्छा अच्छा, कहीं चला गया बच्चा क्या? कोई नहीं, ठीक है ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मान लो जो ह्यूमन बॉडी है, ये आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, ये मानो उसका कुंदा है, मतलब रिप्स है, मतलब बकेट का जो हैंडल होता है ना, वो मान लो, ठीक है। तो ये अगर मैं हैंडल को ऊपर उठाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? वॉल्यूम को नीचे करता हूं तो, अरे हैंडल होना चाहिए, हैंडल, फेंक दे, आजा, ठीक है ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी चीज को उठाते हो तो वॉल्यूम, रिलैक्स कर दोगे तो वॉल्यूम, और फिर उठाओगे वॉल्यूम, रिलैक्स करोगे वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है प्रेशर, भाई तुमने किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और प्रेशर अगर कम कर दोगे तो सिंपल सी बात है बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, सिंपल, समझ में आ गया ना? तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। तो यहां जो बाहर के मसल्स हैं वो रिप्स को ऊपर उठाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को ऊपर उठाते हैं,
और रिलैक्स करोगे ब्रिस्ट अपने पास आ जाएंगे। पर अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की यूज कर बात करता हूं ना, जैसे मानो ये रिप्स हैं, ये ऊपर उठे रिलैक्स हो गए, अगर इस वॉल्यूम को नॉर्मल से भी कम करना है तो क्या करना होगा, इनको और अंदर लाना होगा। और नहीं आया क्या, तो और अंदर लाने के लिए ऐसे मसल्स यूज करने पड़ेंगे, रिप्स को और अंदर खींचेंगे, यानी अब यूज करेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल ब्रीथिंग में काम करते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स फोर्सफुल ब्रीथिंग में। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो आप, आपने एयर ली, वॉल्यूम बढ़ा, एयर निकाल दी, एयर ली, ये नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो आप, इस समय ये मूवमेंट हो रहा है आपके रिप्स का, नहीं है। अब मैं आपसे कहूं दौड़ लगाओ, तो आप अब मसल्स को क्या करोगे, तेजी से एयर बाहर निकालोगे ना, और पास लेके आओगे रिलैक्स, फिर और पास लेके आओगे रिलैक्स, नहीं आया क्या। अरे वो लोहार के पास धोखनी होती है, लो पीटे के पास, ठीक है, तो देखोगे जब बंद करता है, ऐसे अंदर करता है तो एयर, फिर खींचता है तो एयर, समझ, सेम वही चीज हो रही है, समझ रहे हो ना। हाँ वही यार, लंग्स में भी तो वही हो रहा है, ठीक है। तो एयर को जब अंदर खींचोगे तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, एयर को बाहर निकालोगे तो वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ दो टाइप के मसल्स हैं, बस इनको ध्यान रखना है आपको, टू टाइप्स के मसल्स को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कब वर्क करते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करता हूं कब वर्क करते हैं, ड्यूरिंग फोर्सफुल, एक्सपायरेशन कर दो, ब्रीथिंग कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करता हूं, जो नॉर्मल तरीके से आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, ठीक है, तो इन मसल्स में दो मैकेनिज्म होती है, समझना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं, समझ रहे हो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, बस अंतर इतना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्पेशली तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, और ये रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो एयर लेते हो, वॉल्यूम घटता है तो एयर निकालते हो, यानी इंस्पायरेशन होगा, मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तो आगे डिस्कस करेंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। अगर मैं इनकी बात करूं, इसके केस में क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ड्रिप्स पास आएंगे, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। हाँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम, समझना, सॉरी रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट किया वॉल्यूम घटा, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया वॉल्यूम घटा, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया वॉल्यूम घटा, रिलैक्स किया। अब एक्सटर्नल ने किया, एक्सटर्नल क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने पर, रिलैक्स करने वॉल्यूम घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। अब इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम, यही प्रोसेस ध्यान रखनी है। यहां वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो थोड़े टिल्ट करके क्वेश्चन अगर पूछेगा एनसीईआरटी की लाइनों से तो ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन या ब्रीथिंग कौन से काम करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स करते हैं क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या होता है, रिलैक्स करते हैं क्या होता है। यहां तक कोई डाउट, अब आगे की कहानी चालू करते हैं। यानी दो टाइप के मसल्स यहां पार्टिसिपेट करते हैं, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल में आपको सिर्फ दो ही टाइप के मसल्स याद रखने हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, बस। अब स्टार्ट करेंगे आगे पूरा मैकेनिज्म। अच्छा मैकेनिज्म में एक चीज और ऐड कर देते हैं, डोर्सल वेंट्रल पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है इन्होंने। ठीक है, मान लो ये थोरेसिक चैम्बर है, ये स्टर्नम मान बता देते हैं यार, यहां बाल्टी की जरूरत पड़ती है, बट बाल्टी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और नीचे क्या जरूरत पड़ेगी, डॉम शेप,
डायफ्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैम्बर की। तो पूरा चैम्बर है, यहां से थोड़ा और रिड्यूस कर देता हूं उसको। ये पूरा चैम्बर है, और चैम्बर की बात करते हैं तो यहां से यहां तक ये थोरेसिक चैम्बर है। और थोरेसिक चैम्बर किससे जुड़ा होगा? रिप्स। ये रिप्स है, यानी समझ में आ रहा है, रिप्स समझ में आ रहे हैं, डायफ्राम समझ में आ रहा है, स्टेरनम समझ में आ रहा है, पीछे वर्टिकल कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अगर ये कॉन्टेक्ट करेंगे तो रिप्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? रिप्स ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टेक्ट करेंगे रिप्स ऊपर उठा दिए। हाँ, यहां हाथ रखो, डायफ्राम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? सॉरी, स्टर्नम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी स्टर्नम भी ऊपर नीचे हो रहा है। यस, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है लिफ्ट अप। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो स्टर्नम भी आपका अप एंड डाउन जा रहा है। ये स्टर्नम क्या ऊपर, तो रिप्स और स्टर्नम दोनों ही अप हो रहे हैं। इसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। चलो एक बार समझ में आ गया। अच्छा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है। भाई दो मसल्स, कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मतलब एक दूसरे को स्लाइड करेगी। अच्छा, ये नॉर्मल डायफ्राम है, जब स्लाइडिंग होगी तो डायफ्राम कैसा हो रहा है? कोई डाउट? कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करेगी तो, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपके सामने हो रहा है। जब भी कंफ्यूजन है तो ये करके देख लोगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी फ्लैट के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्स के टाइम पर डोम शेप होगा। ठीक है, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा। हो गया फ्लैट। अच्छा, अब देखोगे तो वॉल्यूम आपका टोटल बढ़ रहा है घट रहा है? देखो ये वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, ये वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, ये वॉल्यूम आपका यहां से यहां तक बढ़ चुका है। कलर चेंज कर दो। ये वॉल्यूम आपका यहां से यहां तक बढ़ चुका है। और ये चैम्बर की मैं बात करूं तो चैम्बर आपका पूरा अब ये हो चुका है, ये और ये, यानी ये वॉल्यूम भी आपका बढ़ चुका है यहां से यहां तक। ये दो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ना? ठीक है, अगर आपका ये ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर है तो नीचे वाला क्या होगा? इसमें कोई डाउट है? हेड वाला हमेशा एंटीरियर होता है, तो नीचे वाला क्या होगा? पोस्टीरियर। माउथ जिस सतह पर होगा वो आपकी वेंट्रल सरफेस होगी, उसका अपोजिट वाला आपका डोर्सल वेंट्रल। एंटीरियर पोस्टीरियर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो नए वाले बच्चों को मैं बोल दूं, ठीक है, ये दिमाग में रखा करो, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। क्या करने आए हैं? हम इसलिए आए क्योंकि हमें नहीं आता, इसलिए नहीं आए कि हमें आता है। आता होता तो हम यहां नहीं आते। समझ रहे हो ना? मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए होते। अब नहीं आता तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? भाई नहीं आता सर, तो पूछेंगे ना, नहीं आता क्यों आए हम यहाँ पर? हम आपसे जानने के लिए आए, पूछने के लिए आए, समझने के लिए आए, हाँ या ना? तो भाई कोई हेजिटेशन नहीं करना, 10 बार पूछना, 50 बार पूछना। ठीक है, एक बार हमने सेमिनार कराया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, तो वहां सेमिनार कराया था, तो हमने कल्पना चावला के फादर को बुलाया था। समझना मेरी बात, सरदार जी हैं। ठीक है, कल्पना चावला को सब जानते हो। अब देखो कल्पना चावला के बारे में, भाई पापा की परियां होती हैं, समझ रहे हो ना? बिटिया, भाई मेरी भी बेटी है, ठीक है, बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। मतलब सबसे ज्यादा लड़की का अटैचमेंट होता है तो पापा से होता है, मामा से बेटे का होता है। समझ रहे हो? मम्मा के परे हो तुम सारे के सारे, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? पर हाँ, दोनों का दोनों से होता है, एक बात अलग है, पर मोस्टली। तो अब हमें जानना था कि कल्पना चावला अपने बचपन में क्या उसके रोल थे, क्या करती थी, किस तरीके से वो वहां, मतलब इंडिया में रहते हुए वर्ल्ड की, मतलब समझ रहे हो, मतलब टॉप मोस्ट ब्रांच के अंदर कैसे पहुंची। तो जानने के लिए हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तब उन्होंने कुछ बातें, मुझे सारी बात, क्योंकि मैं उस समय काफी साल हो गए इस चीज को, तो उनकी एक दो बात मेरे दिमाग में रह गई हैं। तो हमने पूछा था कि आपकी बिटिया कॉलेज लाइफ में कैसे करती थी, मतलब क्या आपको उसके बारे में पता है, कुछ बताएंगे बच्चों को। तब उन्होंने एक बात मुझे याद है कि सर, जब वो क्लास में होती थी और क्लास से बाहर निकलती थी तो अपने डाउट को लेकर नहीं निकलती थी कभी। वो डिस्कस करती थी, घर पर आके बताती थी कि पापा मैं अपने डाउट को क्लास में ही क्लियर करके बाहर निकलती हूँ।
आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी आप चाहे यहां पढ़ो, चाहे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना या और आगे हायर स्टडी करना, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका डाउट वही क्लियर होना चाहिए आपका। आप समझ रहे हो भाई? 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो। हाँ, कभी कभी डाउट यहां ना आकर के घर पे आता है, तो पहली प्रायोरिटी क्या है? अगली क्लास में हम डाउट क्लियर कर लेंगे अपना। यानी अगली क्लास में आगे तब जाएंगे जब हमारा डाउट क्लियर हो। बैकलॉग हम आने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी उसमें मतलब हिस्ट्री में बैकलॉग नाम की कोई चीज नहीं थी। आपको अगर बड़े लेवल पे पहुंचना है, बड़ा टारगेट है, तो बड़ी सोच रखने पड़ेगी, बड़ी मेहनत करने पड़ेगी। छोटे गोल है, छोटा टारगेट है, छोटी सोच, छोटी मेहनत। अब ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है? अगर बड़ा टारगेट है, बड़ा गोल है, समझ रहे हो, तो बड़ी मेहनत है, तो इसलिए मेहनत से डरना नहीं है। तो उसकी मुझे एक ही बात अच्छी लगी, मैं क्लास से बाहर निकलूंगी तो डाउट क्लियर करके निकलूंगी। ये आपके अंदर हैबिट लाने की कोशिश करना, कि चाहे एमडी सर पढ़ाएं, तरुण सर पढ़ाएं, सर्वेश सर पढ़ाएं, वीटी सर पढ़ाएं, समझ रहे हो, बीएन सर पढ़ाएं, हाँ सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं ना आपको, सुधांशु सर पढ़ाएं, और कौन तुम्हें और कौन कौन पढ़ा रहा है? सुभाष सर पढ़ा रहे हैं, सुभाष सर पढ़ाएं, या कोई और नया कोई और टीचर भी आ जाए, ठीक है? कोई भी पढ़ाए, अगर बस इतना ही पढ़ाएंगे, फिजिक्स में शायद पूरा बीएन सर ही पढ़ाएंगे मुझे लग रहा है, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये जो टीचर जब पढ़ाएंगे, या आगे एमबीबीएस में कोई टीचर पढ़ाएगा तुम्हें, यार क्लास से बाहर निकलोगे तो डाउट लेके नहीं निकलोगे, ये प्रॉमिस करना आपको, ठीक है? और लास्ट क्लास में मैं क्या क्या आया था? अपनी शर्म, अपनी एजिटेशन, खुट्टी खुट्टी बना लेना कमरे के अंदर, खुट्टी पर टांग के आना। नहीं आया क्या? खुट्टी पर टांग के आना है। 10 बार पूछेंगे, 50 बार पूछेंगे, पर या तो टीचर समझा ही नहीं पाएगा, वो टीचर का फॉल्ट है, ठीक है भाई? 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, टीचर फिर भी नहीं समझा पा रहा है, टीचर का फॉल्ट है भाई। भाई मुझे समझ में तो आनी चाहिए, मैं इतना बुद्धू तो नहीं हूं, यहां तक पहुंचा हूं तो कुछ तो अकल है मेरे अंदर, समझ रहे हो? तो इतनी सी बात ध्यान रखना, वो टीचर का फॉल्ट अलग होगा, पर वो फॉल्ट हम आने नहीं देंगे, सिलेक्टिव टीम है। अब तुम्हें बस पूछना है, हेजिटेशन नहीं करना, ये यार मुझसे प्रॉमिस करना होगा आपको, हाँ या ना? क्योंकि देखो, मम्मा पापा ने पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है। अगर आप यहां बैठे हो तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, उनका बहुत ज्यादा डिवोशन लगा हुआ है। इस साल ये लास्ट ईयर है, ये मान के कसम खा के बैठना कि इस साल अपना 100% दे देंगे और निकाल कर ही दम लेंगे, ठीक है? पैसा दोबारा खर्च नहीं करवाएंगे, हाँ या ना? हाँ, तो यार तो ये ध्यान रखना, ये वाली बात तो मैं एजिटेशन नहीं चाहता, जितने नए बच्चे उनसे मैं बोल दे रहा हूँ ये वाली बात में, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा, आप पूछोगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक अलग तरीके से काम करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सिर्फ 2 चीजें बताई हैं मैंने। हमारे लंग्स एक चैम्बर में होते हैं, जो एक एयर टाइट चैम्बर है, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। इस चैम्बर को बनाने के लिए आगे स्टर्नम होता है, तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, और लेटरल साइड पे आपके पसलियां, रिब्स होती हैं। नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं, जो और सब मिलकर के एक एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं, एकदम बिल्कुल एयर लीकेज ही ना हो पाए इसके अंदर, हाँ या ना? तो इस एयर टाइट चैम्बर में लंग्स होते हैं। अब इस एयर टाइट चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के लिए स्ट्रक्चर है। नीचे डोम शेप डायफ्राम है, और जब डायफ्राम देखो ये क्या है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। अब किस एक्सिस में या अक्ष, एक्सिस समझते हो ना, किस अक्ष में या एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, जरा बताओ? एंटीरियो पोस्टीरियर। तो जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और कोई डाउट किसी को? यानी डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। ये एक्सिस वाला पार्ट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं रिप्स। भाई रिप्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मसल्स की। एक बाहर मसल्स दिख रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक अंदर दिख रहे हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिप्स, यानी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता और घटता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब किस एक्सिस में? तो आगे वाला पार्ट कौन सा है? ये स्टर्नम लगा हुआ है, डॉर्सल है वेंट्रल? भाई आगे तो वेंट्रल हो गया, स्टर्नम वेंट्रल साइड पर होता है। पीछे क्या होंगे? रिप। पीछे क्या होंगे? वर्टिकल कॉलम। तो पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? डॉर्सल। समझना मेरी बात। तो पीछे डॉर्सल है। मान लो एक बकेट है, बाल्टी समझते हो, और ये बाल्टी है, इससे थोड़ा समझ में आता है, और बाल्टी में इस तरीके से हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है? ये बाल्टी में हैंडल इधर देखोगे तो वेंट्रल साइड पे लगा हुआ, पीछे देखोगे तो, ठीक है? अगर मैं इस हैंडल को रिप्स मान लू, ये रिप्स है, रिप्स का ढांचा, कई हैंडल लगा दिए, और अगर मैं इस हैंडल को उठाता हूं ऊपर, हैंडल को ऊपर उठाता हूं,
तो रिब का ढांचा केज कहां जाएगा? भाई सीधी सी बात है, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो किस अक्ष, ये एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा? भाई पीछे डोर्सल में जुड़ा हुआ है, आगे वेंट्रल में जुड़ा हुआ है, तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, यानी रिब्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ओनली एक ही अक्ष है, एक ही एक्सिस है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और, कोई डाउट? ठीक है, इसमें देखो डोर्सो वेंट्रल समझ में नहीं आता है, मैं पहले ही बोलते रहा हूं, एक बार में समझ में नहीं आता, इसलिए पूछ लेना। आगे वेंट्रल है, पीछे डोर्सल है, ये रिब्स वेंट्रल में यहां जुड़ी है, पीछे डोर्सल में वर्टिकल कॉलम से जुड़ी है। अगर मैं इसको ऊपर करता हूं, हैंडल को नीचे करता हूं, ऊपर करता हूं, तो यहां से यहां जुड़ी है, तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा। इसमें कोई डाउट? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, ये वॉल्यूम ये तो किस एक्सिस में बढ़ रहा है घट रहा है? ये वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, तो किस एक्सिस में बढ़ रहा है घट रहा है? इस वॉल्यूम को बढ़ने के लिए किस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है? इस वॉल्यूम को बढ़ने घटने के लिए किस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है? तो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसका? डायफ्राम मसल्स। किस एक्सिस में? इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी यहां पर अगर डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है यहां पर? ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, रिलैक्सेशन भी हो सकता है, रिलैक्सेशन कुछ भी हो सकता है। किसका? ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा? ठीक है, तो अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, या किस एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इन डोर्सो वेंट्रल। अब एक्सिस में किसी को कोई डाउट है? दो ही एक्सिस है यहां पर, एक एंटीरियो पोस्टीरियर और एक डोर्सो वेंट्रल। एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्टली क्लियर हो रही है, डोर्सो वेंट्रल बकेट के हैंडल से क्लियर हो रही है। आगे वाला पार्ट वेंट्रल है तो पीछे वाला पार्ट डोर्सल है। ठीक है, और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमेशा इंटरनल और या एक्सटर्नल, यानी सीधी बात कहा जाए इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ता घटता है। हाँ, एंटीरियो पोस्टीरियर के अंदर ओनली और ओनली डायफ्राम मसल्स या फ्रेनिक मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अगर मैं कहूं कि डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंटीरियो पोस्टीरियर, और फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डोर्सो वेंट्रल। दोनों एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर, सिंपल सी बात है। इस कमरे का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, अगर कहीं से हवा नहीं आ रही है तो, और खिड़की खोलूं उसके बाद तो हवा बाहर से तेजी से अंदर आएगी, क्योंकि अंदर निर्वात वैक्यूम आपने जनरेट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो बाहर की हवा अंदर। हाँ, और अगर दीवारों को वापस में पास हटा दूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तेजी से विंडो से एयर कहां जाएगी? सिंपल सी बात है, यही ब्रीथिंग है, यही वेंटिलेशन है। इसको, इस प्रक्रिया को करने के लिए एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल, ये वेंट्रल तो पीछे क्या होगा? डोर्सल। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, इसमें दोनों मसल्स का पार्टिसिपेशन है। अब इसी पर बेस्ड है आपकी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में सबसे पहले मैं नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करूंगा, और नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपायरेशन की बात करता हूं, रिलैक्स होते हैं। समझ रहे हो? इंस्पायरेशन की बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपायरेशन की बात करूंगा तो रिलैक्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने पर एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग होगा, रिलैक्स करने में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? इंटरनल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, पंप उस लेवल पे बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट लेस करने के लिए। ठीक है,
यानी इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस हुई या पैसिव प्रोसेस हुई? एक्टिव। जहां पर आप ऊर्जा एनर्जी को यूज कर रहे हो वहां पर एक्टिव प्रोसेस है। बिना एनर्जी के काम चल रहा है। इस बोतल को मुझे उठाना है, दम लगाने पड़ेगी, एक्टिव प्रोसेस, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, किसकी बोतल? तेरी है, पकड़ लेना, मैं छोड़ रहा हूं। अगर छोड़ दिया मैंने, मेरी ऊर्जा लगी क्या? यानी कैसी प्रोसेस हो गई? अगर मैं बोतल को उठाऊंगा एक्टिव प्रोसेस, और बोतल को छोड़ दूंगा तो, समझ रहे हो, कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। ऐसे जब भी एयर को मैं अंदर लूंगा एक्टिव प्रोसेस, एयर को सॉरी ठीक है, हाँ, एयर को अंदर लूंगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराने पड़ेंगे, एक्टिव प्रोसेस। रिलैक्स करा दो, पैसिव प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, समझ में आ गया? तो इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अब एकदम सटीक सेट होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझना है। इंस्पायरेशन का मतलब है एयर को लेना। एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव? एक्टिव प्रोसेस है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है। ठीक है, सीक्वेंस पूछी जा सकती है, स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। अगर सीक्वेंस और स्टेप्स की बात करते हैं तो पहले डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके सीक्वेंस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा यहां पर? डायफ्राम मसल्स का। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं तो फर्स्ट स्टेप में कॉन्ट्रैक्शन किसका होने वाला है? ठीक है, तो सबसे पहले डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, जरा बताओ? इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, किस एक्सिस में, जरा बताओ? एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 किसका आएगा, जरा बताओ? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, जरा बताओ? इंक्रीज thoracic volume in डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इसमें कोई डाउट? पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? इन दोनों की वजह से ही क्या होगा? इंक्रीज टोटल वॉल्यूम, इंक्रीज टोटल थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज टोटल थोरेसिक वॉल्यूम। भाई टोटल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसके से प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? तो डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, डिक्रीज थोरेसिक प्रेशर, थोरेसिक प्रेशर। जब प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है, एयर का फ्लो कहां से कहां होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर का प्रेशर कम है तो बाहर से एयर कहां आएगी? तो एयर एंटर इन लंग्स। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, एंटर इन, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, एंटर इन लंग्स। तो लंग्स के अंदर एयर क्या कर जाएगी? एंटर, फ्लो ऑफ एयर का होगा टुवर्ड्स लंग्स, यानी एयर एंटर इन लंग्स। इसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। अब बताओ, इंस्पायरेशन की प्रोसेस में इसमें कोई डाउट? ठीक है, थ्योरी हम लिखाएंगे नहीं, अब एनसीईआरटी का डायग्राम समझना है। एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कह रहा है, इसमें लिख भी देता हूं, यहां पर हो क्या रहा है। ये स्टर्नम था, ये रिब्स थे, ये रिब्स है। यहां पर क्या हो रहा है? लिफ्ट अप। क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, बनेगा एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? लिफ्ट अप हो रहा है। किसका लिफ्ट अप हो रहा है? स्टर्नम एंड रिब्स।
रिफ्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हो रहे हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस डायग्राम में यही दिखाने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश करना तुम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, जो एरो ऊपर जा रहे हैं, एरो ऊपर जा रहे हैं, हाँ या ना, ये जो एरो ऊपर जा रहे हैं क्या बता रहे हैं, रिब्स और स्टर्नम राइज्ड हो रहे हैं, लिफ्ट अप हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, डॉर्सो, अरे एंटीरियर क्यों होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब ध्यान से देखोगे डायफ्राम कहां जा रहा है, नीचे जाने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी इस एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, और प्रेशर घटेगा तो बाहर की एयर। ये क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं, एयर, कि एयर अंदर आ रही है। अब डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो छोड़ पाओगे आप, क्लियर है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुपर। यानी ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करता हूं तो एक पैसिव प्रोसेस, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव का मतलब यहां कोई एनर्जी यूज, बस अंतर इतना है, आपको क्या करना है, जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्शन कराया है यहां क्या करा दोगे, यहां कॉन्ट्रैक्शन कराया है तो क्या करा दोगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, रिलैक्स करा दोगे। इससे टोटल वॉल्यूम बढ़ने की क्या हो जाएगा, प्रेशर घटने की क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एयर लंग से बाहर चली जाएगी। कोई डाउट, मैं रिवर्स कर रहा हूं उसको, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ओनली रिवर्स कर रहा हूं। एक पैसिव प्रोसेस है, इस पैसिव प्रोसेस में नंबर 1 क्या होने वाला है, किसका रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन ऑफ, एक तो डायफ्राम मसल्स का, डायफ्राम मसल्स, ठीक है, प्लस और किसका रिलैक्सेशन होगा, इंटरनल नहीं आएंगे अभी, एक्सटर्नल को रिलैक्स करा रहे हो, अभी इंटरनल का यूज ही नहीं किया हमने, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दोनों को ही रिलैक्स करा रहे हो, मतलब टोटल वॉल्यूम घटा रहे हो, डिक्रीज टोटल थोरेसिक वॉल्यूम। अगर टोटल थोरेसिक वॉल्यूम तुम घटा रहे हो मतलब प्रेशर इंक्रीज थोरेसिक प्रेशर, समझे नहीं समझे, इससे पहले प्रेशर वाली बात लिख दी थी हमने, डिक्रीज, तो हाँ ठीक है। अब जब प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो तो सिंपल सी बात है, एयर का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, हाई प्रेशर टू, अंदर के प्रेशर को बढ़ा दिया तुमने एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो एयर बाहर आ जाएगी, हाँ है ना। फ्लो ऑफ एयर का होगा हमेशा, फ्लो ऑफ एयर ऑलवेज हाई टू लो, हाई टू लो, यानी लंग्स टू एटमॉस्फेयर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, इसी को क्या बोलते हैं आप, एक्सपायरेशन। कुछ नहीं किया है मैंने, रिवर्स कर दिया है, कुछ याद करने की जरूरत है यहां पर, एकदम सेट हो गया। अब डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखो, ये एरो नीचे दिखा रहा है, एरो कहां दिखा रहा है, लोअर साइड में, ये बता रहा है कि रिब्स नीचे जा रहे हैं, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर, एयर अपने आप क्या चली जाएगी, क्या बोलेंगे इसको। अब बताओ डायग्राम के हिसाब से रिब्स कहां जाएंगे, स्टर्नम कहां जाएगा, नीचे, रिब्स ऑफ स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जहां थे वहीं आ गए, नहीं ऊपर गए नीचे आए, जहां थे वहीं आ गए, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। अब बताओ एक्सपायरेशन है इंस्पायरेशन में कोई डाउट, अगर यही चीज जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा अभी समय तुम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, ठीक है, हाँ या ना, और नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर आप मैक्सिमम डायफ्राम मसल्स का यूज करते हो, मैक्सिमम किसका यूज करते हो, मैक्सिमम वही यूज हो रहे हैं, 75% डायफ्राम मसल्स यूज हो रहे हैं, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा नहीं है, ऐसे कैसे बैठे हो, डायफ्राम मसल्स बेचारे अपना काम कर रहे हैं अनकॉन्सियसली, बिना सोचे समझे,
तुम सोच समझ के ब्रीथिंग कर रहे हो क्या? तुम्हारा ध्यान कहां पर है? यहां पर है, अपने आप ब्रीथिंग हो रही है, हाँ है ना? उस पर डायफ्राम अपना मैक्सिमम काम कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि गहरी सांस लो भाई, अब ली, ठीक है, नहीं आया क्या? तो अब तुमने क्या किया? कॉन्शियस ब्रीदिंग की, पूरा सोच समझ के ब्रीदिंग की, जिसमें आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज किया। यानी कॉन्शियस ब्रीदिंग जब भी होती है तो आपके ब्रेन के सेरिब्रम से होती है। यही हमारा कॉन्शियस पार्ट है, ब्रेन का सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है हमारा, ये कॉन्शियस ब्रीदिंग कराता है, सोच समझ के ब्रीदिंग कराता है। और जब, हाँ, कॉन्शियस, कॉन्शियस समझ में आया? आपके माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड का साइज कॉन्शियस माइंड के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। जानते हो? नहीं जानते हो? एक्चुअल में समझो, सच में बता रहा हूं, अनकॉन्शियस माइंड जो तुम्हारा है बहुत बड़ा है, कॉन्शियस माइंड तुम्हारा बहुत छोटा है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड की पावर को मैं हमेशा कहता हूं, उसको समझो बेटा। अनकॉन्शियस माइंड आपका, आपके संग खेलता है, वो, समझ रहे हो? आपका मूड नहीं कर रहा, वो खेल रहा है, समझ रहे हो? आपको दो डायरेक्शन मिल रही है, अच्छी और बुरी, बुरी पे ले जाएगा, बड़ा ये मजेदार है, इस पर चल तू, ठीक है, वो खेल रहा है, तो उसको खेलने नहीं देना, उसके संग आपको खेलना है, ठीक है? वो हैबिट डालने पड़ेगी। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा उस पर काम करता है जो आप अनकॉन्शियस तरीके से सोचते हो, ठीक है? आप समझ रहे हो? इसलिए हमेशा मैं क्यों मेरी स्लाइड के लास्ट में लिखा होता है, एक टर्म लिखा होता है, कहीं पढ़े हो? थिंक पॉजिटिव, ठीक है? मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में किए हैं मैंने, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव थिंक रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, मैं सच कह रहा हूं पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैंने कई कर चुका हूं, बहुत सारे कर चुका हूं अपने घर के अंदर, जहां पूजा पाठ होता हो, ध्यान होता हो, ठीक है, मतलब जहां, मतलब पॉजिटिविटी आपको लगती आती हो, घर में लोग प्यार से रहते हो, अच्छा माहौल हो, एटमॉस्फियर हो, अच्छा, समझना मेरी बात, वहां पर प्लांट को लगा दो। एक ऐसी जगह प्लांट को लगाओ जाकर के, प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करोगे जहां खूब, समझो, तलवारें चलती हो, नहीं आया क्या? लड़ाइयां होती हो, चीख पुकार होती हो, बर्तन भाड़े फेंके जाते हो, नहीं आया क्या? समझ रहे हो? ऐसा माहौल हो, पूजा पाठ धर्म से रिलेटेड कोई बात ही ना होती हो, वहां तुम एक बार प्लांट को रख के देख लो, सेम प्लांट, सेम ओरिजिन, दो जगह रख के देखना, 10 दिन बाद मुझे रिजल्ट बता देना क्या हो गया। अगर आप खाना खा रहे हो और खाना खिलाने वाला अच्छे इंटेंशन से खाना खिला रहा है, बहुत अच्छे इंटेंशन से, समझना, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और उसके इंटेंशन में जरा भी गड़बड़ी है, आपका लिवर पहले खराब होगा, फैटी लिवर हो जाएगा। मेरा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत बाहर रहा, बहुत जगह ऐसी जगह भी रहा हूं, ठीक है, घर से दूर। जब घर से दूर रहा मैं कुछ महीनों तक, तो मतलब खाना मैं कैसे खाता था, कहीं भी कुछ भी, समझ रहे हो ना, उसका असर सीधे, क्योंकि जब मैं इतना, मेरी डाइट ऐसी फॉलो होती है बहुत नियमित, एक टाइम खाना खाना, फिर भी पेट निकल आया, फिर डॉक्टर को दिखाया, भाई मोटा क्यों हो रहा हूं मैं तो ऐसा था नहीं। तब पूरा चेकअप हुआ, आपका फैटी लिवर निकला, फर्स्ट ग्रेड। भाई लिवर फैटी कैसे हो गया? फर्स्ट ग्रेड, समझ, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। तब डॉक्टर ने कहा आप 100%, उसने तरीके बताए, ये कारण रहे होंगे, ठीक है, हाँ, उसमें एक टेंशन भी एक बहुत बड़ा रोल था। उसने बताया कि जब आप बहुत टेंशन लेते हो और खाते समय टेंशन लेते हो, ठीक है, तो वो फूड आपका नॉर्मल फूड नहीं है, वो टॉक्सिक फूड में कन्वर्ट होता है और लिवर में जाके उसको लिवर डिटॉक्सीफाई करता है। और जब लिवर डिटॉक्सीफाई करता है तो वही फूड जो आप कल खा रहे थे, नॉर्मल इंटेंशन में खा रहे थे, अच्छे रिलैक्स होकर खा रहे थे, तो लिवर पर लोड नहीं था। जब लिवर उस टॉक्सिक फूड को डिटॉक्सीफाई करता है तो लिवर पर 4 गुना लोड पड़ता है और लिवर आपका डैमेज होना चालू हो जाता है। तभी कहा गया कि जब भी खाना खाओ, कुछ और चीज नहीं सोचोगे, कोई मूवी नहीं देखोगे, पूरा ध्यान खाने की तरफ होगा, ठीक है, और पूरे अच्छे इंटेंशन से खाओगे। तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम एक एनर्जी का एक सोर्स ले रहे हो जो आपकी बॉडी के अंदर, मतलब एनर्जी को लिबरेट करने वाला है, मतलब पूरे ध्यान से, आप समझ रहे हो? तो मैं सच कह रहा हूं, उसका फैक्ट बिल्कुल अलग हुआ। पहले मैं इस बात सुनता था, मैं सही बताऊं, मैं इतना नहीं, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपनी बॉडी के ऊपर, मैंने एक्सपेरिमेंट देखे, ठीक है। तो फैटी लिवर की वजह से आप मतलब आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, आप थके हुए रहोगे, खाना खाने का मन नहीं करेगा, पेट फिर भी निकलना चालू हो जाएगा, गैस बनेगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये अभी आपकी उम्र पे नहीं होगा, टेंशन मत करो, ठीक है। अभी लिवर आपका एकदम यंग है, बहुत यंग है, पर इस उम्र पर भी केस देखने को मिल रहे हैं, रेयर केस जो बाहर का खाना खाते हैं, पर मैं जानता हूं तुम लोग ऐसे नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। पर मैं कहना चाह रहा हूं इंटेंशन, पॉजिटिव थिंक कितनी जरूरी है, इसलिए कहता हूं अनकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लो।
अनकॉन्शियस माइंड जैसा आपने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, सर मुझसे नहीं होगा, तो नहीं कर पाओगे। अनकॉन्शियस माइंड आपको वही काम करना चालू कर देगा, भाई तू नहीं कर सकता, भाई तू नहीं कर सकता, बार बार कहेगा तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि तुमने उसको अंदर ले गए उस चीज को। ठीक है, रात में सपने भी वही आएंगे कि तू नहीं कर सकता। अगर आपने सोच लिया कि कर सकता हूं, तो मैं सच कह रहा हूं आप कर जाओगे। मतलब ऐसे कई कई, जैसे मैं बताऊं, अभी बीच में कुछ केस आया था, जब देखा होगा बहुत नेगेटिव। एक मिनट रुकोगे इसको क्या, एक मिनट रुक दो। हाँ यार, है ना, बीच में केस आया था तो बहुत नेगेटिविटी, जब संकल्प भारत से हम हटे थे तो बहुत नेगेटिविटी हुई थी, देखा होगा आपने। मतलब पेड नेगेटिविटी, एक आधा लाख नहीं, लाखों रुपए खर्च किए गए थे इसके लिए, इस नेगेटिविटी के लिए। ठीक है, लाखों रुपए, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, कोई नहीं, चलो इतना तो चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं मैं, तो समझना मेरी बात। उसका असर मेंटली इतना ज्यादा पड़ा था, ये क्या हो रहा है, अब उसमें हमें नहीं पता था। बच्चों ने फोन करके बताया कि सर मुझे 4 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसको स्प्रेड करने के लिए। सर आपसे मैं बहुत पढ़ा हूं, तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, पर मैं तो नहीं करूंगा। उसने सबूत भी दिखा दिए, पर सर वो मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, कोई ना कोई तो करेगा, जो करेगा उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। तो यार मतलब कुछ पल ऐसा लगा कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, समझना मेरी बात। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसके पीछे इतनी चीजें हो रही हैं, इतने षड्यंत्र लोग रच रहे हैं, तो मतलब कर क्या रहे हैं हम, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए मेरा, तरुण सर का, दोनों का माइंड थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो गया था। हम जो कर रहे थे उल्टा ही हो रहा था हमसे, क्योंकि हम नेगेटिव हो गए थे बहुत ज्यादा। आप समझना, बिलीव नहीं करोगे। फिर एक दिन मैं थोड़ा बैठा था ध्यान में, थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन किया, समझाओ, मैं तरुण सर को भी कहा कि सर कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग कुछ गड़बड़ डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रेशर में आ गए बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए कि हम मतलब उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। 2-3 दिन ऐसा हुआ। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि ये चीजें हमने गलत की। ठीक है, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइंड हमारा प्रेशर में आ गया, हम उन लोगों के प्रेशर में आ गए और अनकॉन्शियस माइंड को समझा लिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और हम उस फ्लो में चले गए। मैं तभी तो कहता हूं कि तुम अनकॉन्शियस माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने, तो मैं रियल बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं कमजोर से कमजोर का एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जो तुमसे बातें करूंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे संग हुई है या मैंने बच्चों के संग घटती हुई देखी है। अगर तुमने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं सच कह रहा हूं तुम कर जाओगे। पर सोचने का मतलब कहने से नहीं होता, सोचने का मतलब है इंटरनल फीलिंग से होता है। मतलब तुम्हारे दिल ने मान लिया तुम कर जाओगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम्हारे दिल ने मान लिया, अंदर सोचते यार मैं पढ़ तो रहा हूं, बहुत टिपिकल है और मुश्किल है। करने वाले सब बच्चे अलग होते हैं, वो दिल्ली में बड़े बड़े बच्चे होते होंगे कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अच्छा तुम्हें एक सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं एमएससी कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, एमएससी का सेट पार्ट था। ठीक है, तो मैं मतलब किसी ब्रांड में नहीं पढ़ाता था, मैं खर्चा निकालने के लिए अपना ऐसे ही पढ़ाता था। जब मैं जाता था तो वहां एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे, तो वहां पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने। तो वहां आकाश की एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, आकाश एक बहुत बड़ा ब्रांड था, और टाई आई लगा करके बड़ा कोट वोट पहन करके टीचर निकलते थे। वो भाई बड़े, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये बड़े टीचर हैं ये तो। ठीक है, तो उनके सामने से भी नहीं निकलता था मैं। अब शायद तुम नहीं मानोगे, मैं रियल अपना दिल से बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे अंदर की फीलिंग थी। छोटी सी हीरो बुक टाइप की थी मेरे पास। ठीक है, क्योंकि भाई रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, मैं रिसर्च चल रही थी, एमएससी को भी क्रॉस आउट किया था। ठीक है, तो डरता था मैं। फिर अचानक से पीएचडी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होते ही जब फिर आईसीएमआर से मेरी पीएचडी थी। आईसीएमआर समझते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग एम्स, सारे उन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, वो मेन ब्रांच है जो सब मेडिकल कॉलेज को हैंडल करती है। तो वहीं के डीजी हैं डॉक्टर वीएम कटोच, उनके साथ मेरा डॉक्टरेट है सारा का सारा। ठीक है, मतलब सब कुछ उन्हीं के अंडर में, वहीं से दिल्ली से। तो जब मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट हो गई, तो डॉक्टरेट के टाइम पर हमें मतलब फेलोशिप होती है ना, तो मैंने फेलोशिप भी क्वालिफाई की थी, एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो 24,000 रुपए महीने मिलते थे, उससे खर्चा चल जाता था। शादी हो चुकी थी, समझना। अब वो बंद होने वाली थी क्योंकि वो कंप्लीट होने वाला था, तो टेंशन में था। साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की जॉब निकल रही थी, पर जहां भी मैंने अप्लाई किया वहां नीचे से एक सूटकेस चल जाता था। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, थोड़ा करप्शन तो है ही है, अभी 1-2 पोस्ट निकलती है, उसमें चलती हैं चीजें। ठीक है, ईमानदारी से भी होता है, ऐसा नहीं है। पर जो माइक्रोबायोलॉजी की जो पोस्ट निकली थी वहां चल गया, और वो मुझे पता चल गया, मैं डिप्रेशन में आ गया था। तो ठीक उसके सामने ही साउथ एक्स में एक आकाश की बिल्डिंग बनी हुई है, मेन रोड पर ही, आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट के सामने एक बहुत बड़ा आकाश का इंस्टीट्यूट बना हुआ है, मतलब। हाँ, तो अचानक से परेशान था, देखने का यार ठीक है, समझ रहे हो, वॉक इन घूम आओ जा करके। ठीक है, तो भी परेशान इंसान क्या करे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ढूंढेगा ही ना। ठीक है, तो चले गए। ठीक है, वहां 24 मिल रहे थे, वहां गए तो एकदम ग्लैड हो गए, वहां ये गधा टीचर मिल गया इनको तो। ठीक है, 1 लाख रुपए उन्होंने ऑफर कर दिए।
24,000 से 1 लाख रुपए, मैं तो पगला गया, नहीं आया क्या? अब फोन घर पे पापा जी को, भाई जो नौकरी मिल गई भाई, ठीक है कितने, तो पापा ने 25 मिल रहे हो, 30-35 मिल रहे हो, 1 लाख रुपए, वो भी नहीं समझ में आया ना। मतलब जब मैं आकाश में जब गया तो मैं डरता था यार, तो बड़े टीचरों के पीछे मैं कहाँ के पिद्दी आ गया। धीरे धीरे 3 महीने हुए, उस सेंटर का सबसे टॉप मोस्ट टीचर मैं था, सबसे कम सैलरी वाला टीचर मैं था, वो सैलरी मेरी सबसे कम थी, समझ रहे हो ना, वो सैलरी मेरी वहां पे सबसे कम थी। सबसे कम सैलरी वाला सबसे टॉप मोस्ट टीचर, वहां बच्चा सब सब्जेक्टों में फेल होता था टेस्ट में, पर जूलॉजी में फुल में से फुल लेकर के आता था। उस जगह का सेंट्रल हेड जो थे वो जूलॉजी के थे, वो टेंशन में आकर के उन्होंने मुझे सबसे लास्ट बैच देने चालू कर दिए, बिल्कुल टफर बैच। टफर का मतलब है जो बच्चे मतलब दिल्ली के पढ़ने नहीं आते, माता पिता से पढ़ाने के लिए डालते हैं, कुछ समय घर से तो दूर रहेगा, समझ रहे हो ना, कुछ टेंशन कम रहेगी, इसलिए सर एडमिशन करा रहे हैं। आप डांटना नहीं है बच्चे को, मारना नहीं है बच्चे को, पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, सिर्फ घर से दूर रहेगा, इसलिए एडमिशन करा रहे हैं। तो बैच अलग बनते थे उनके, ठीक है। हाँ, उन बैचों को दिया जाता था भाई ये बैच है, इनको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बस आपको पढ़ाना है, जैसे वो अगर वो गाना कहें तो गाना सुना दो, मतलब उनको एंटरटेन कर दो। मैंने ऐसे भी होता है क्या, पर मजबूरी है भाई, दे दिया। उन बैचों से सिलेक्शन निकाला मैंने, समझ रहे हो, वो तो डिपेंड अपने ऊपर करता है। धीरे धीरे उस सेंटर का मतलब सबसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि डिपेंड करता है आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, आपको भी नहीं पता। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड क्या कहता था, अनकॉन्शियस माइंड बस मेरे इतना कहता था बच्चे भगवान का रूप है भाई, इनके संग तो डट के मेहनत करनी है। मतलब एक तरीके से, क्योंकि बचपन से अभी जिस परिवेश में रहे, मतलब माहौल, तो उसमें यही सिखाया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वही भाई संस्कार वही थे। तो मैंने गुरु सबसे बड़ा है और बच्चे भगवान का रूप है, ठीक है। दुनिया से मतलब नहीं रखता था मैं, सिर्फ बच्चों से, और आके क्लास में पढ़ाना, सीधे अपना घर, और जाके फिर क्लास में पढ़ाना, घर, कोई दुनिया की मतलब नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई झंझट ही नहीं इन चीजों से। तो मैं सच कह रहा हूं कि मेरी परफॉर्मेंस वहां सबसे बेस्ट हो गई। जब ये चीज मुझे बाद में मालूम पड़ी, मुझे नहीं पता चली, ठीक है, तब समझ में आया कि सारा खेल आपके थॉट प्रोसेस का। अगर मैं उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता तो मेरे दिमाग में खुरापात घूमती, तो शायद मैं उतना ध्यान बच्चों पर नहीं लगा पाता, समझ रहे हो। मैं तो बस एक चीज समझता था, बच्चों के संग एकदम डेडिकेटेड रहो, ईमानदार रहो। बच्चे अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको दम लगाओ, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करो सब्जेक्ट के अंदर, इतना इंटरेस्ट क्रिएट करो कि वो नहीं चाहते हुए भी उसको पढ़ना चालू कर दे। टीचर का भी एक रोल होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो तब जाकर के जब सिलेक्शन निकले थे, वहां पर सामने एम्स था, एम्स के डॉक्टरों के मैक्सिमम बच्चे थे, जब 10,000 सिलेक्शन निकले, वो डॉक्टर्स मिलने आते थे पेरेंट्स मीटिंग के अंदर, तब मुझे लगता था यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर जब आकर के मतलब हाथ जोड़ते थे कि आपने तो बच्चे को मतलब सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, बहुत सही, सोचा नहीं था ऐसा, हमने कुछ और सोच के एडमिशन कराया था, ये तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब तब लगा कि आप सही काम कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना। इसलिए कहता हूं पहले तो अपने अनकॉन्शियस माइंड को दिमाग में डालो कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। दुनिया की सबसे अच्छी अगर जॉब की बात करते हैं तो मेडिकल का फील्ड है, समझ रहे हो। इन दोनों वो मुझे पता है कि मैं डॉक्टरों को चक्कर लगाता हूं, तो मैं कभी कभी हाथ भी जोड़ता हूं, और कभी कभी किसी डॉक्टर के मैंने पैर भी छुए हैं अभी इन दोनों, इस लास्ट कुछ समय जो निकल रहा है मेरा। तो मुझे पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्टर की जॉब, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अंतर इतना है, तुम्हें अनकॉन्शियस माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ मैं पूरा अपना डेडिकेशन लगा दूंगा, इस 1 साल अपना कहीं पर भी अपना कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मुझे देखो, तुम्हें कभी लगेगा कि मतलब कभी किसी टीचर की मतलब बुराई नहीं करूंगा मैं, एक ये मतलब थोड़ा मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं, एक बहुत नेगेटिव होता है। मतलब अगर कोई शिक्षा आपको मिल रही है और शिक्षा देने वाला एक बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो आपको कुछ सिखा रहा है तो उसके लिए नेगेटिव मत बोलना आप। वो चीज आपके लिए जब समय आएगा वो काम नहीं आएगी, मतलब फैक्ट है। पैसे कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, बस सही समय वो चीज काम नहीं आएगी, ठीक है। तो कभी टीचर की और पेरेंट्स की आप नेगेटिविटी नहीं करोगे, ठीक है। कई बच्चे होते हैं, समझ रहे हो, वो पेरेंट्स की बुराई करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जो मैं काउंसलिंग करता था वो मत करना कभी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो सकता है पेरेंट्स आपको डंडा बजाते हो, आपको गुस्सा आती हो, पर वो किसी न किसी अच्छाई के लिए बजाते हैं डंडा, आप समझ रहे हो। उनके अंदर खोट नहीं है, क्योंकि सच मान मैं बताऊं, ना तो कोई दोस्त तुम्हारा होगा, ना कोई टीचर तुम्हारा होगा, ना कोई रिलेटिव तुम्हारा होगा। जो अच्छे मन से जो थॉट आएंगे, पॉजिटिव थॉट, वो पेरेंट्स के ही आते हैं, किसी के आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये तुम अभी नहीं सीखोगे, जब तुम पेरेंट्स बनोगे तब सीखोगे। तुम्हारी उम्र पर शायद मेरे अंदर भी कुछ आते हो ऐसे, ठीक है, पर जो बाद में बने पेरेंट्स, तो समझ में आया कि पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। तो बस इतना कहना चाह रहा हूं, अनकॉन्शियस माइंड की पावर को यार तुम ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आप अगर सोचो कि मैं बीमार पड़ रहा हूं तो आप बीमार पड़ जाओगे, करके देख लेना। आप सोचो कि मैं कमजोर हो रहा हूं तो आपको वीकनेस आनी चालू हो जाएगी, करके देख लेना।
और कितनी भी वीकनेस आ रही हो आपको लगेगा नहीं मुझे वीकनेस नहीं आ सकती, मुझे करना है, क्रॉस करना है, आपकी बुरी से बुरी बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। करके देखना, मुझे बता देना। ये मैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। ठीक है, जब आपको एकदम जोश पागलपन चढ़ा होता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे करना ही है, पागलपन चढ़ा हुआ है, तो वो आप कर जाओगे। अनफेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में मुड़ जाएंगे, अपने आप मुड़ जाएंगे, अपने आप मुड़ जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि अनकॉन्शियस माइंड जो 75% होता है, जो आपको लीड करता है, आपको मोड़ने का काम करता है, आपके संग खेलने का काम करता है, उसको अपने ऊपर डोमिनेंट मत होने दो। ठीक है, समझे नहीं समझे? बिलीव दिलाते रहो, मैं कर सकता हूं, इस बार मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, इस बार मुझे करना है। तुम अपने आप रिजल्ट देखना, अपने आप रिजल्ट देखना। और अपनी हर बात अपने टीचर से शेयर जरूर करोगे। टीचर कोशिश करेगा, अगर कहीं तुम फंस रहे हो, नेगेटिविटी में आ रहे हो, उसको रिमूव करने की वो अपना कोशिश करेगा। अब पेरेंट्स से थोड़ी सी अच्छी पटती है तो पहली प्रायोरिटी पेरेंट्स को दोगे। समझ रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूं, ये दो चीजें कर लो तो धीरे धीरे आप सही डायरेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, तो अब ये दिमाग में रखना कि हाँ, अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब तुम रोज ये कहना चालू करो, 10 दिन में देखना, तुम मुझे बताना क्या रिजल्ट आ रहा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस ना बढ़ जाए तो मुझे बता देना। और जहां तुमने नेगेटिव सोचना चालू कर दिया, जैसे हमने नेगेटिव सोचना चालू कर दिया, ये हो क्या रहा है यार, ये दुनिया नेगेटिव क्यों होती है यार, ये हमारे लिए लोग इतना क्यों कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, मार्केट से हटी जाए, बिल्कुल ऐसा क्यों चाह रहे हैं लोग? तो हम अपने थॉट प्रोसेस ही उल्टे होने, हम डिसीजन ही गलत ले रहे थे। जब ध्यान से सोचा, उससे हटे लीक से, और थोड़ा सोचा कि हम ये कर रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो समझ में आया कि यहां गड़बड़ हो रहा है। फिर हमने अनकॉन्शियस माइंड को समझाया कि आप सही कर रहे हो, ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं, उसी दिन से अगले दिन से थॉट प्रोसेस चेंज हो गई और सारी चीजें एकदम तरीके से हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक चीज है, ये समझोगे, अभी धीरे धीरे समझोगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आज बाबा रामदेव आपकी क्लास में आने वाले हैं और आपसे कपालभाति कराएंगे, मान लो कोई योगा टीचर आपकी क्लास में आने वाले हैं, आपसे कपालभाति कराएंगे, तो कपालभाति सब जानते हो क्या? थोड़ा बहुत तो जानते हो ना? कपालभाति में आप क्या करते हो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो। भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन में आपने मसल्स को रिलैक्स कर दिया, छोटा हो गया, ये डायफ्राम को ऊपर ले गए, अब वॉल्यूम तो इतना ही रह गया ना। अब और एयर बाहर निकालनी है तो वॉल्यूम को और कम करना होगा ना, तभी तो एयर बाहर आएगी। तो वॉल्यूम को और कम करने के लिए अब इन मसल्स को तो यूज कर ही नहीं सकते, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स तो अपनी मैक्सिमम रिलैक्स कर ही चुके हैं। तो आपको हेल्प लेने पड़ेगी एब्डोमिनल मसल्स की। किसकी हेल्प लेने पड़ेगी? एब्डोमिनल मसल्स की। तो एब्डोमिनल मसल्स को जब आप कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या करोगे? इसके ऊपर प्रेशर डालोगे, नहीं इस तरीके से, मान लो नहीं आया क्या? इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के तो मैं उसको अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर गया ना? तो इन मसल्स को मैं क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। आया नहीं आई? तो जब एब्डोमिनल मसल्स को आप यूज करते हो तब ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है। कोई डाउट? पर अब जब अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर क्या होगा? प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से डायफ्राम क्या होगा? नॉर्मल से भी और, यानी मेरा पर्पस था कि जो डायफ्राम रिलैक्स शेप में पड़ा हुआ है इसको और ऊपर पहुंचाना। तो और ऊपर पहुंचाने के लिए मैं सिर्फ यूज करूंगा किसको? एब्डोमिनल मसल्स। तो जब भी मुझे फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होगा तो मुझे क्या यूज करना होगा? एब्डोमिनल मसल्स। इनको कॉन्ट्रैक्ट करा करके मैं डायफ्राम पर प्रेशर डालूंगा तो डायफ्राम और ऊपर उठेगा, और साथ में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट करा करके वॉल्यूम को ऊपर से कम करूंगा। यानी इस बार मैं दोनों अलग टाइप के मसल्स यूज कर रहा हूं। मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज कर रहा हूं और एब्डोमिनल मसल्स यूज कर रहा हूं। जब भी आप रनिंग करते हो, दौड़ लगाते हो, ठीक है, या डीप ब्रीदिंग करते हो, या आप कपालभाति करते हो, या कोई भी ऐसी फोर्सफुल एक्सरसाइज, फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, तो उस समय आप दो अलग टाइप के मसल्स को यूज करते हो जो नॉर्मल रूटीन में यूज नहीं करते। यानी जब भी हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात करेंगे, यानी ये एक एक्टिव प्रोसेस होगी, पैसिव? एक्टिव इसलिए बोला क्योंकि यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? सबसे पहले तो आप यूज करोगे यहां पर एब्डोमिनल मसल्स प्लस, और किसको यूज कर रहे हो? अब एक्सटर्नल को यूज नहीं कर रहे हो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों को क्या करा रहे हो आप? कॉन्ट्रैक्ट। जब इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, जो पहले नहीं कराया था, पहले इनका यूज ही नहीं किया आपने, अब यूज किया इनका, जब आपने इनका यूज किया तो इसकी वजह से वॉल्यूम पहले से क्या होगा? कम होगा। बढ़ेगा क्यों? ठीक है, देखो ये भी कम कर रहे हो, अब इसको और उठा के कम कर रहे हो तो ये वॉल्यूम और पहले से कम होगा।
नहीं आया, तो यहां पर क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम पहले से भी कम होगा और कम होगा। नहीं आया क्या? इसकी वजह से प्रेशर, प्रेशर पहले से भी बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसकी वजह से आप फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर पाओगे। आए या नहीं आए? फोर्स एक्सपायरेशन कर पाओगे, इसी को बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेशन, जो इस डायग्राम में दिखाने की हमने कोशिश की है। यहां इसको वॉल्यूम को यहां से भी कम कर रहे हैं और यहां से भी कम कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स की वजह से। तो ये तीन प्रोसेस समझ में आए या नहीं आए? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। और इसका जो कंसेप्ट है एंटीरियो, पोस्टीरियर और डोर्सो वेंट्रल, समझ में आया नहीं आया? नए बच्चों को बताओ जो आज पहली क्लास में आए थे, थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आया ना? पूरा आया? बहुत सही। पीछे इधर से बच्चे थे, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? देखो ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज होगा, ठीक है, टेंशन मत करना, ठीक है। एक बार कंप्लीट करा दूं तब तक बैच अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका प्लानर आपको मिल जाएगा, सब चीजें आपके हाथ में होंगी, ठीक है। एकदम स्पीड आ जाएगी, सारे टीचर्स आपको मतलब एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे तब तक, ठीक है। हो चुके हैं मेरे सारे के सारे टीचर आ चुके हैं ना सारे क्लास में, सर्विसर भी कल आ चुके हैं, हाँ ठीक है। तो सारी चीजें एकदम क्लियर है आपकी, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट? अब यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कर लोगे। अब एक क्वेश्चन जो मैं कहता हूं हर साल पूछा जाता है, वॉल्यूम। इस साल भी देखो मैंने कहा था आएगा, वॉल्यूम से क्वेश्चन आ गया, हर साल आता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को थोड़ा समझ लेना। अगर किसी भी आप लंग्स के डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके क्लिनिक में इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, स्पायरोमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। जब भी आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो स्पायरोमीटर से आपके वो चेक करेगा, ठीक है। जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ऐसी स्पायरोमीटर होता है, उसमें वो आपके लंग्स की कैपेसिटी दिखाएगा, चेक करेगा। और लंग्स की एक्सरसाइज करने के लिए भी वो बॉल देता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें बॉल पड़े होते हैं, कहता है फूको उसको, तो बॉल अप एंड डाउन जाते हैं, देखिए आपने, ठीक है। हाँ लंग्स के केस में नहीं, खींचना भी होता है, फूकना भी होता है, ठीक है। दोनों दोनों डिपेंड करता है, दोनों वॉल्यूम को करना होता है। दम लगा के फूकते तो बॉल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। कभी खींचने वाले भी आते हैं, मतलब डिपेंड करता है किस टाइप की आपको मसल्स को एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। तो ऐसे एक मीटर आता है, इसको स्पायरोमीटर बोलते हैं, माउथ में लगाते हैं। और जब स्पायरोमीटर से आप एयर को लेते हो निकालते हो तो यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक ईसीजी, इसको स्पायरोग्राम बोलते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? अब नॉर्मल एक व्यक्ति, जब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो तो लगभग 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर ब्रीथिंग करते हो। अगर काउंट करोगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो आप लगभग 12 से 16 बार सांस लोगे और निकालोगे, लोगे और निकालोगे, लगभग 12 से 16 बार। समझे नहीं समझे? तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर। और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना, इसको बोलेंगे स्पायरोग्राम, स्पायरोग्राम। अब यहां स्पायरोग्राम के अंदर आपको पूरा स्टडी करना है, क्या है स्पायरोग्राम, क्या बता रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अचानक से क्या हुआ, फिर क्या कर रहा है, ये सारी बातें आपको समझनी है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी में आपको समझाई जाएंगी, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने ऐड कर दी, ये वाली, ये आप ऐड कर लेना, बस नाम लिख लेना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं स्पायरोग्राम, और जो ग्राफ आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर, ग्राफ को बोलते हैं स्पायरोग्राम। कोई डाउट? तो अब इसको समझना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक चीज। कितना टाइम है हमारे पास? टाइम हो चुका है क्या? तो अगली क्लास के अंदर मैं यहीं से उठाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और रिवीजन पूरा ना करा करके आज जो मैंने स्टार्ट करा है यहां से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर एक बार मुझे कराना पड़ेगा, मुझे पता है। तो मैं यहां से उठा के थोड़ा सा मैं अगली जो दो क्लासें मिलेंगी, इन 2 क्लासों के अंदर, कल और परसों के अंदर मैक्सिमम चैप्टर आपका हो जाएगा। ये क्या? हाँ नहीं, अभी 1-2 दिन सेटलमेंट लग रहा है, सब डीजी कनेक्शन नहीं है, डीजी कनेक्शन हो जाएगा अभी आजकल में। डीजी का मतलब है ये वाला, ठीक है। आज लिफ्ट नहीं चल रही थी, तुम लोग पैदल चल के आए थे क्या? अच्छा तब सुबह चल रही हो, जल्दी आ गए थे, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें हैं, एडजस्ट हो जाएंगी 1-2 दिन के अंदर, और एकदम मतलब 14-15 से 13-14-15 से ये चीजें एकदम फ्लो में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप अभी हमेशा है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस आज हैं तो 2 दिन बाद फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, और अनफेवरेबल कंडीशंस सिखाती हैं, समझ रहे हो ना। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, अभी कल मैं इससे आगे बढ़ा दूंगा और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा आगे कल, ठीक है। ओके, कोई डाउट? सर जोश अपना मेंटेन रखना,
ठीक है, कभी किसी से किसी चीज के लिए मतलब कहते हैं ना कंप्लेंट करना, कंप्लेंट समझते हो कि पापा ने आज ऐसा करा दिया, पापा ने मुझे वहां नहीं पढ़ाया था अच्छे कॉलेज में तो मैं नहीं कर पाया, मेरे मार्क्स कम आए, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था तो मेरे मार्क्स कम आए, आज लाइट नहीं थी तो मैं आज अच्छे से नहीं पढ़ पाया, नहीं आया क्या, आज एसी नहीं चल रहा था मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, समझ रहे हो ना। तो क्या जब हम कंप्लेंट करने की हैबिट डालते हैं ना तो फिर हम जिंदगी भर कंप्लेंट ही करते रहते हैं, समझ गए ना। तो अब ये करना है कि लाइट नहीं तो क्या हुआ, मेरा काम था पढ़ना, मुझे से पढ़ाई पर फोकस करना है, हर अनफेवरेबल कंडीशन मतलब आएंगी मिलेंगी, अगर टारगेट बढ़ा है तो रुकावटें ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आपने टारगेट अपना दिल्ली एम्स रखा है या कोई यहीं के आसपास का कोई कॉलेज रखा है, ठीक है। अगर दिल्ली एम्स रखा है तो मुश्किलें ज्यादा मिलेंगी, तैयार रहना, समझ रहे हो, टारगेट बड़ा है मुश्किलें ज्यादा होंगी, बस दिमाग में रखो, ठीक है, समझे। तो अच्छा एक कुछ क्वेश्चंस हैं, एक मिनट रुको, अभी सर आगे क्या नहीं आए ना कोई, जरा जरा एक रिस्पॉन्स दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, जरा बताओ फटाफट, नंबर 1 2 3, नंबर 1 कितने, हाथ उठाओ, नंबर 1 कितने, नंबर 2, और नंबर 3, नंबर 4, और यार बहुत से सारे 2, मतलब एयर मूव आउट ऑफ लंग्स व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, यस। जब अंदर के प्रेशर को आप बाहर के प्रेशर से बढ़ा दोगे एयर बाहर, जब अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर से कम कर दोगे एयर, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, एक को छोड़ करके सारे फंक्शन, द नेजल कैविटी सर्व ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पर अंडरलाइन करोगे, एक को छोड़ करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जनसंघ, ठीक है भाई जनता, सबके जनता के संग सभी आ जाते हैं, फिर नंबर 2 बोल रहे हो, एक्सेप्ट, देखो एज आप पास पैसेज वे या कह सकते हो फॉर एयर मूवमेंट, ठीक है, एज इनिशिएटर ऑफ कफ रिफ्लेक्स या वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर या भाई क्लीनिंग कह सकते हो, ठीक, क्लीनिंग ऑफ एयर। तो भाई कफ रिफ्लेक्स जो होता है उसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल होता है, एमओ जो पढ़ाऊंगा आपको रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्स हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है, बहुत सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइट लंग्स, जरा बताओ राइट लंग्स में क्या नहीं मिलता, 2 कितने, 2 अरे भाई एक भी नहीं है 1 वाला, देख लो, सोच लो, सोच लिया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइट लंग्स, नॉट पूछा है, राइट लंग्स में नहीं मिलता, सुपीरियर लोब मिलता है, हॉरिजॉन्टल फिशर मिलता है, ऑब्लिक फिशर मिलता है, कार्डिक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, ठीक है, लेफ्ट लंग्स के अंदर देखने को मिलेगी कार्डिक नॉच। बहुत बढ़िया यार, तुम तो कॉन्फिडेंट हो गए हो। हाँ जरा बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, भाई नहीं 3 नहीं है क्या, पक्का है 3 कंफर्म, 3 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फ्रक्शन की बात कर रहा है लंग सरफेस पर, डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड, एब्सोल्युटली राइट। भाई लंग्स के चारों तरफ एक डबल लेयर होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, एक पैराइटल और एक विसरल, दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि लंग्स आपके कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, और नीचे हार्ट है, हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। तो फ्रक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से कहीं डैमेज ना हो जाए, समझ रहे हो, तो उससे बचाने के लिए यहां पर एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड डबल मेम्ब्रेन के बीच में, जो फ्रक्शन या घर्षण को कम करने का काम करता है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। हाउ मेनी लेयर्स एंड थिकनेस ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन आर, कितनी होंगी, बी, कितने लोग बी, डी, अच्छा ए बताओ कितने लोग ए, बी कितने बी, हाँ अब हुआ ना, कितने सी, कितने सी, सी वाला भी है, कितने डी,
डी वाला। अब देख लो यार, पहला क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो तुम्हें ढूंढनी है, 5 लेयर नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 लेयर होती है। बी और डी में सारा कंपटीशन है, ठीक है। एंड थिकनेस 0.6 mm या थिकनेस 1 mm, तो 1 तो नहीं होगी, लेस देन 1 mm लिखाई है, समझ गए? तो इसलिए कहते हैं रटंत विद्या फलंत नहीं, 1 रट लिया तुमने, आगे लेस देन भी तो लिखाया था। तो लेस देन 1 का 1 मतलब है 1 से नीचे कोई भी डेटा आ जाए टिक लगा दोगे, तो 1 से नीचे एक ही डेटा आ रहा है, तो क्या लगाओगे? बी, समझ गए? तो ये ध्यान रखना है बेटा, ऐसे नहीं करना गड़बड़, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल क्या क्या देखें चीजें देखने को मिलती है, जरा बता सकते हो? इसमें कौन सा लगा दूं, जरा बताओ। डोर्सली क्या होगा, वेंट्रली क्या होगा, लेटरली क्या होगा, और डॉम शेप क्या होगा? तो डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होंगे, वर्टिब्रल कॉलम मिल रहे हैं। वेंट्रल साइड पर रिब्स, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होगा, जो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आ रहा है डी। कितने लोग डी? बी कितने? बी, बी देख लो, अभी मैंने बी पढ़ा नहीं है पूरा, ठीक है। ए हो गया, बी में रिब्स आ गए, ठीक है। वेंट्रली बाय रिब्स, लेटरली बाय गलत हो गया, ठीक है। हाँ समझ गए ना, एक ही ऑप्शन बनना है, कौन सा? डी। आगे आ जाओ। कौन सा? ए कितने? ए, बी कितने? अरे सी कितने? डी कितने? भाई बी क्यों लगाया आपने? रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा है। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग पूछा है उसने, ठीक है। बिल्कुल सही बी, क्योंकि भाई कंडक्टिंग जोन का डिफ्यूजन काम ही नहीं है, रेस्पिरेटरी जोन का काम है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? इस साल इन्होंने मैचिंग वाले भर भर के दिए थे, अगली साल ऐसे क्वेश्चन आएंगे भर भर के, पहले मान लो। हाउ मेनी स्टेटमेंट, और गलत सबसे ज्यादा ये होते हैं। मैमल्स हैव नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर बता देता हूं मैं। कौन सा लगाओगे? 1 2 3 4 3 1। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछे हैं, तो मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर, तो दूसरा लगाना है क्या? दूसरे कितने लगा रहे हैं जरा बताओ? पहला कितना लगा रहे हैं? तीसरा कितना लगा रहे हैं? तीसरा, थर्ड नंबर। अच्छा चौथा, फोर्थ, फोर्थ लगा रहे हैं, 4 4। अब देख लेते हैं। मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर, भाई हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव का मतलब है जो बाहर से एयर को खींचने में सक्षम है, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन में ओपन करता है, रीजन इनटू द ट्रैकिया। बिल्कुल सही है, रॉन्ग है? द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनिशियल तक होते हैं, टर्मिनल में नहीं होते। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। भाई चौथा होगा, उठा रहा था पर कॉन्फिडेंस कम था। ये लाल शर्ट वाला बच्चा यही बस हाथ उठा रहा था। सोचो तुम पूरी क्लास में एक ही बच्चा, उसका भी कॉन्फिडेंस कम। समझ गए ना मेरी बात? क्या ऑप्शन आएगा यहां पर? फोर्थ। जल्दी बोलो। नंबर ए कितने? ए, बी, सी, बहुत सही। नहीं बेटा, इनकम्प्लीट डॉर्सल ही होते हैं। मैंने बताया था पीछे की साइड में ईसोफेगस होगी, आगे ट्रैकिया होगी, ये शीशे फालिन कार्टिलेज हैं। वेंट्रल साइड पे कंप्लीट होंगे, पीछे डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होंगे। इनकम्प्लीट का मतलब पूरी रिंग नहीं बनेगी, पीछे क्या है? ईसोफेगस, खाने की नली।